नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये चैनल डेडिकेट है आपके आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, और इसी कड़ी में मैं विष्णु कुमार आपके साथ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत से फायदे हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्या फायदे हैं? आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, यानी आप 24/7 जहां भी, जब भी, जितना भी चाहो आप एक्सेस कर सकते हो। दम आपको लगाना है, अनअकैडमी ने पूरा काम कंप्लीट कर रखा है साथी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस आप ले सकते हो। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है जहाँ पर आप आपकी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग क्लासेस वहाँ पर बिल्कुल बेहतर तरीके से होती है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। वही करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आप चाहो तो पटवारी के लिए अभी 1 महीना बाकी है, उसके लिए 1400 रुपीज़ के अंदर पूरा कोर्स ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा लंबी तैयारी करनी है तो 350 रुपये महीने के अंदर 24 महीने के लिए कोर्स ले सकते हो भाई सीधी। और अगर आप विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी कीजिए साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अंदर पशुधन यानी वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान। इस टॉपिक के बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा अभी तक करी है, और हम लास्ट टाइम जो कल वाली क्लास थी उसके अंदर पशु संपदा में गाय पशु संपदा के बारे में बात कर रहे थे। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे, तो आइए देखते हैं एक बार वापस। सबसे पहले हमने ये देखा था 1919 के अंदर 5 वर्ष के लिए ये गणना शुरू हुई थी, तो इसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल शुरू हुई थी तो हुई थी भाई ये, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि 2018 अक्टूबर 2018 के अंदर आपकी पहली डिजिटल गणना शुरू हुई, जिसका टोटल काउंटिंग नंबर अगर हम देखें तो 20 था। ठीक है, राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय के द्वारा ये जो है ये गणना की गई, और इसके अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर है। 5 करोड़ 68 लाख पशुधन है राजस्थान में, और वन आप जानते हो 19वीं गणना से 20वीं गणना के अंदर 1.66% जो है पशुधन के अंदर कमी आई है। उसके बाद हमने देखा था, ये देखो 1.66, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने ऊँट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसके बारे में अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर तरीके से पूरा डिस्कशन हमने कर लिया था। गाय के बारे में हम कल देख रहे थे, 19वीं गणना के अंदर 1 करोड़ 33 लाख गायें थी, जबकि 20वीं गणना के अंदर 1 करोड़ 39 लाख गायें हैं, यानी 4.41% की वृद्धि हुई है। राजस्थान जो है गायों में सिक्स पोजीशन पे है, 6वां स्थान है। सर्वाधिक गायें आपके बीकानेर में है, सबसे कम गायें आपके धौलपुर में है। मोटा रूप में मैंने आपको ये बताया था कि हरियाणवी, मेवाती, गिर, मालवी, सांचौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी ये प्रमुख आपकी गायों की नस्ल है। और अगर विदेशी नस्लों की बात करें तो जर्सी, रेड डेन और हॉलिस्टन ये विदेशी गायों की नस्ल है। उसके बाद राठी की हमने चर्चा करी थी, जो कि राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये श्री गंगानगर बीकानेर में मिलती है, और इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये सर्वाधिक दूध देती है। हरियाणवी मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है, बड़ी ही खूबसूरत सुंदर व्हाइट कलर की गाय होती है। इसका ब्रीडिंग सेंटर आपके कुम्हेर भरतपुर में है। भरतपुर देखो आप बूसी बॉर्डर के ऊपर है, जहाँ पर जसवंत पशु मेला भरतपुर में और गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है, जो कि हरियाणवी गाय के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन हरियाणा बताया जाता है। मेवाती की बात करें, मेवात और मेवल कल हम डिस्कशन किया था, ये अलवर भरतपुर में है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है और राजस्थान का पहला सीमन बैंक जो है वो बस्सी जयपुर में है। ये वजन ढोने और हल चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। मालवी दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती है, और इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो डग झालावाड़ में है। इसका जो मेला है चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला, दोनों झालावाड़ में लगते हैं, और दोनों मेले जो है इसी गाय से या इसी नस्ल से संबंधित है। सांचौरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सांचौरी आपके जालोर, उदयपुर और सिरोही वाले क्षेत्र में मिलती है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो सांचौर में है, और ये दूध अधिक मात्रा में देती है, और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। गिर के बारे में हमने चर्चा की थी, ये मुख्य रूप से जो है गुजरात की नस्ल है। देखो बिल्कुल गिर, यानी जो गिर आपके जो शेर हैं उनकी तरह दिखाई दे रही है, लंबी चौड़ी है, मोटी है। इसका दूसरा नाम है अजमेरा और रेंडा। ये अजमेर संभाग के अंदर मुख्य रूप से मिलती है। ये द्विप्रयोजनीय यानी ड्यूल पर्पज ये क्या है, ब्रीड है, जो दूध देने के साथ साथ वजन ढोने के लिए भी काम में आती है। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आपके कहाँ पर है, रामसर अजमेर में है, तो ध्यान रखिएगा। नागौर
नागौर के जो बेल होते हैं वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। और नागौर का जो सुहालक स्थान है, ध्यान रखना, सुहालक कहाँ पर है? नागौर में है। इस स्थान के जो बेल और गाय हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बोझा ढोने के लिए यानी वजन ढोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? नागौर में। उसके बाद देखते हैं कांकरेज। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, कांकरेज यानी ये बहुत ही सुंदर दिखने वाली गाय है, दूध भी अच्छी मात्रा में देती है। तो स्थान देखो, कच्छ के रण गुजरात। इसका जो मूल स्थान है वो क्या है? कच्छ का रण गुजरात। अगर आप राजस्थान के मैप के अंदर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो यू कैन सी हियर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो आपके दाहोद, ठीक है ना, बनासकांठा साबरकांठा वाला एरिया, जो ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर टच होता है। इस पूरे एरिया में आपके कांकरेज नामक गाय की नस्ल मिलती है। यानी अगर आपसे पूछे कि कांकरेज राजस्थान में कहाँ मिलती है, तो आप कह दीजिए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलती है। भाई कहाँ पर मिलती है? दक्षिण, क्योंकि ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है। इस वाले एरिया में ये गाय की नस्ल मिलती है। ध्यान देने की बात है, ये दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध देने के लिए। अब चूंकि ये जो क्या है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, इसलिए ये वजन ढोने के लिए भी बहुत फेमस है। किसके लिए? वजन ढोने के लिए, यानी भार वहन करने के लिए भी ये जो कांकरेज गाय की नस्ल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दूध देने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये ड्यूल पर्पज आपकी क्या है? ब्रीड है। भाई समझ गए ना बात आप? मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। यानी आपको यूँ भी कह सकता है कि गोडवाड़ा क्षेत्र के अंदर कौन सी मिलती है? गोडवाड़ा। आप जानते हो गोडवाड़ा क्या है? ये गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। पाली और पाली के आसपास के क्षेत्र इसमें कवर होते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर ये कांकरेज नस्ल मिलती है। ध्यान रखना इस बात का। और ये बड़ी सुंदर है। मैं आपको फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भूलो नहीं इसको, ठीक है। देखो कितना सुंदर है, कितनी ऊंची चौड़ी गाय है। अब देखो इतना जब शरीर इसका ऐसा है तो वजन तो ढोएगी ना भाई आराम से, ठीक है। माल भी वो देखो बेचारी, माल भी थोड़ी बिल्कुल पतली सी है, ठीक है। तो ये आपके कांकरेज नस्ल की गाय के बारे में डिस्कशन किया हमने। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है वो आप ध्यान रखिएगा, चौहाटन। चौहाटन कहाँ पर है? बाड़मेर में है। यहाँ पर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भाई, ठीक है। तो कांकरेज, कल हमने देखा था राठी के बारे में चर्चा करती, हरियाणवी के बारे में, और आपने मेवाती के बारे में, उसके बाद मालवी के बारे में, उसके बाद गिर के बारे में, उसके बाद नागौरी के बारे में, उसके बाद सांचौरी के बारे में, उसके बाद कांकरेज। यानी 8वें नंबर की हम नस्ल पढ़ रहे हैं कांकरेज, ठीक है। ये कच्छ के रण गुजरात, इसका मूल स्थान है, ध्यान रखना, गोडवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। इसका ब्रीडिंग सेंटर चौहाटन बाड़मेर में है। अगली बात करते हैं थारपारकर। बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर गाय है आपके थारपारकर। देखिए थारपारकर जो है, इसका पैलेस ऑफ ओरिजिन यानी इसका जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? सिंध। और सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, आप जानते हो ये आपके राजस्थान वाला भाग है। और ये रेड क्लिफ लाइन है। इस रेड क्लिफ लाइन के पर पाकिस्तान के 9 जिले टच करते हैं। एक ऊपर वाला जो स्टेट है पाकिस्तान का, जो राज्य है वो पंजाब है। नीचे वाला पाकिस्तान का जो राज्य है वो सिंध राज्य है, ठीक है। तो इसी सिंध राज्य से इसकी मूल उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी सिंध से ये भी जो है ये हमारी इस जगह मिलती है, यानी जैसलमेर में मिलती है। और राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से मालानी जो क्षेत्र है बाड़मेर का, यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो जैसलमेर की जो हरित पट्टी है, हरित पट्टी का मतलब समझ गए आप, जो जैसलमेर के अंदर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक की एक हरित पट्टी है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक की एक हरित पट्टी है, ठीक है ना, जिसे आप क्या बोलते हो? लाठी सीरीज क्षेत्र बोलते हो। क्या बोलते हो भाई मेरे प्यारे मित्र? लाठी सीरीज क्षेत्र बोलते हो। और इस लाठी सीरीज क्षेत्र के ऊपर एक लिसियूरुस सिडिकुस नामक घास उगती है। क्या उगती है? लिसियूरुस सिडिकुस नामक घास उगती है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लिसियूरुस सिडिकुस का मतलब क्या है। घासों के अंदर राजा कौन है? सेवन घास, सिडिकुस, ठीक है ना। ये घास यहीं पर उगती है। और इसी घास को कौन खाती है? ये थारपारकर गाय की जो नस्ल है ये इस गाय को खाती है, इसलिए बड़ी हष्ट-पुष्ट रहती है और दूध भी बहुत बढ़िया देती है। इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? इसका ब्रीडिंग सेंटर चांदल कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ध्यान रखना, इसी लाठी सीरीज क्षेत्र पर यहाँ पर एक नलकूप है जिसका हम बोलते हैं चांदन नलकूप। और उसी चांदन नलकूप को आप क्या बोलते हो? थार का घड़ा बोलते हो, फीचर ऑफ थार। थार का क्या बोलते हो? घड़ा बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि मरुस्थल वाले क्षेत्र के अंदर मीठा पानी का सोर्स है चांदन नलकूप, वो भी अनलिमिटेड सोर्स है। यानी जितना मात्रा में चाहो उतना मात्रा में आप पानी निकालिए, इसका ऐसा सोर्स है वो, यानी बहुत अनलिमिटेड मात्रा में है ये चांदन नलकूप, ठीक है। इसलिए उसे थार का घड़ा बोलते हैं। मीठा पानी है, ताजुब की बात है। बात समझ गए आप? इसलिए ब्रीडिंग सेंटर इसका कहाँ पर है? चांदन जैसलमेर में है। इसके अलावा थारपारकर गाय विकास और प्रजनन केंद्र आपके किशनगढ़ अजमेर में भी है। ध्यान रखना, किशनगढ़ अजमेर भी थारपारकर गाय के लिए फेमस है। और थारपारकर गाय का विकास करने के लिए और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए और बेस्ट ब्रीड निकालने के लिए किशनगढ़ अजमेर के अंदर इसका एक ब्रीडिंग सेंटर यानी प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप थारपारकर के बारे में। एक बात का और ध्यान रखना, पंजाब के 3 जिले हमारे राजस्थान को छूते हैं और सिंध प्रांत के आपके 6 जिले आपके राजस्थान को छूते हैं। इन 6 में से एक जिले का नाम है थारपारकर।
अगर आपसे पूछे थार पारकर क्या है, तो बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए कि थार पारकर एक गाय की नस्ल है जो हमारे मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में मिलती है, जिसका ब्रीडिंग सेंटर चांदल जैसलमेर में है, जो आपके लिसियूरुसिडिकुस यानी सेवन घास का सेवन करती है, दूध अच्छी मात्रा में देती है। साथ ही पाकिस्तान का जो राज्य है सिंध, उसका एक जिला है जिसका नाम भी थार पारकर है, जो हमारे बाड़मेर जिले को टच करता है। ये पूरा आंसर हुआ, प्रॉपर आंसर हुआ। इससे आपको पता लगता है कि हाँ, आप बहुत अच्छे से स्टडी करके आए हो। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ बात हमारे किसके बारे में, इनके बारे में। अब हम बात करते हैं, देखो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है आपके, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र आपके सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। तो ध्यान रखना, ये सीधा पूछा जा सकता है कि केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र यानी सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। अगर विदेशी नस्ल की गायों की बात करें तो आपने देखा होगा जर्सी, जर्सी गाय क्या होती है, यूएसए की गाय है जर्सी। ठीक है, यूएसए की गाय है जर्सी, और रेड डेन जो गाय है ये डेनमार्क की है, और होलिस्टन जो गाय है ये यूएसए की। यूएसए का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर अभी जोसेफ बाइडेन जो है इलेक्शन जीत गए हैं, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप सर जो है इलेक्शन हार गए हैं। हालांकि मान नहीं रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा। जनवरी का महीना आ रहा है, जल्दी बाइडेन सर शपथ ले लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट आप जानते हो श्री कमला हैरिस जी है वहाँ पे, जो हमारे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हिंदुस्तानियों की अब की बार बहुत ज़्यादा परचम है, लगभग 20 से ज़्यादा सांसद जो है हिंदुस्तानी है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है वहाँ पे। तो देखिए जर्सी यूएसए की है, रेड डेन डेनमार्क की है, होलिस्टन यूएसए की। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पर मिलती है, तो भाई इसका कोई मुख्य रूप से एरिया नहीं है कि राजस्थान में जर्सी यहाँ पर मिलती है, रेड डेन यहाँ मिलती है, होलिस्टन यहाँ मिलती है। ये कहीं भी अपनी जहाँ पर अवेलेबिलिटी अच्छी होती है वहीं पर ये गायें जो है हमारे को मिल जाती है भाई। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये होलिस्टन जो गाय है, इसके आपने सरस का, अगर सरस का कभी घी लाए हो आप, उस घी के डब्बे के ऊपर एक गाय बनी होती है, और उस गाय के ऊपर आपने देखा होगा वो जो गाय होती है, उस गाय के ऊपर यहाँ पे काले और सफ़ेद कुछ ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं आपको, काले और सफ़ेद, जिससे हम देखते हैं कि ये तो विदेशी गाय है। मुख्य रूप से वही गाय ज़्यादातर मिलती है, ये होलिस्टन गाय होती है भाई। ठीक है, सरस के डब्बे के ऊपर नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च मार के देख रहा सरस घी, तो उस पर जो डब्बा आएगा उसी के ऊपर जो गाय बनी हुई है वो होलिस्टन है। ठीक है, तो ये 3 गाय हैं, जर्सी, रेड डेन, होलिस्टन। इसके बारे में खास ख्याल रखिएगा आप। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा भैंस के बारे में। अब भैंस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो भैंस भी हमारे महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, और भैंस की जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब भैंस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखो 19वीं पशु गणना की बात करें, 19वीं पशु गणना यानी 2012 की बात करें, तो यहाँ पर हमारे भैंसों की संख्या 1,29,00,000 थी। कितनी थी भाई, 1,29,00,000 हमारे भैंसों की संख्या थी। अगर 20वीं गणना यानी 2019 की बात करें, यानी 2018-19 की बात करें, तो इस समय 1,37,00,000 हमारे क्या है, भैंसों की संख्या थी। तो भाई सीधी सी बात है सीधी सी बात है, 1,29,00,000 और 1,37,00,000। ठीक है, तो ये संख्या घटी है कि बढ़ी है, कोई भी बता देगा कि ये संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है साहब। आप घटना कैसे बोल रहे हो, बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है भाई, सीधी बात है। इसका मतलब है कि 19वीं गणना से 20वीं गणना में भैंसों की संख्या के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। क्या हुई है, वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था, कुल पशुधन के अंदर 1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है। गायों के अंदर 4.41% की वृद्धि हुई है, और भैंस के अंदर भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी है, ये वृद्धि है 5.53%, यानी 5.53% की वृद्धि हुई है। यानी 19वीं गणना से 20वीं गणना के अंदर हम बात करें तो भैंसों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। कौन सी नस्ल की भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर पूरे राजस्थान के, पूरे भारत की बात करें तो फर्स्ट रैंक के ऊपर हम नहीं है। फर्स्ट रैंक के ऊपर आपका उत्तर प्रदेश यानी योगी राज जो है वो आपके पहले रैंक पे है, और जो गहलोत राज है यानी राजस्थान है वो आपके दूसरे नंबर पे आता है। यानी भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा है। और भैंसों की संख्या के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में कितनी भैंस मिलती है, राजस्थान में मिलती है आपके 1,37,00,000 संख्या है भैंसों की, जो कि पिछले के मुकाबले इस वर्ष की अगर हम बात करें, इस गणना की बात करें तो 5.53% जो है आपके भैंसों की संख्या में वृद्धि ज़्यादा हुई है। बात समझ गए आप। तो ये थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसी कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। अगर हम भैंसों की चर्चा करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हम 2 जिले देखते हैं, एक तो सर्वाधिक भैंस कहाँ पर मिलती है और एक न्यूनतम भैंस कहाँ पर मिलती है। ठीक है,
तो सर्वाधिक भैंस की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक भैंस आपके जयपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? सर्वाधिक भैंसों की संख्या आपके जयपुर में मिलती है, और सबसे कम भैंसों की जो संख्या है ये आपके जैसलमेर के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है भाई? जैसलमेर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक भैंस आपके कहाँ पर मिलती है? जयपुर में, और सबसे कम भैंस कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। इसका मतलब आपको ब्रीफ क्या याद रखना है? भैंसों की संख्या कितनी है? 1,37,00,000 है। पिछले गणना के मुकाबले इस गणना में 5.53% का जो संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जयपुर में है, और सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में है भाई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश से मिलती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का स्थान दूसरा है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक भैंस आपके जयपुर में मिलती है, और न्यूनतम भैंस आपके जैसलमेर में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम भैंसों की जो अगर हम भैंसों की बात करें कि भैंसों की कौन कौन सी नस्ल मिलती है, तो भैंसों के बारे में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है। 3 नस्लों के नाम मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। एक नस्ल का नाम है मुर्रा नस्ल। क्या नाम है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल आप देख सकते हो, ये वाला जो फोटो है ये मुर्रा नस्ल का है। एक आपके जो दूसरा, एक जो दक्षिण राजस्थान के अंदर एक भैंस की नस्ल मिलती है उसका नाम है सूरती। और एक जो ये आपके जो गुजरात से लगे हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों के अंदर एक जो है भैंस का नस्ल मिलता है जिसका नाम है जाफराबादी। क्या नाम है भाई? जाफराबादी। ये 3 नस्लें मुख्य हैं। इसके अलावा 3 नस्लें हैं जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो भरना। भरना का मतलब क्या होता है? भै से होता है भदावरी, भै से क्या होता है भाई? भदावरी, और रै से क्या होता है? रथ, और ना से क्या होता है? नागपुरी। ये तीनों नस्लें भी आपके राजस्थान के अंदर मिलती है, यानी भदावरी, रथ और नागपुरी। ये तीनों किसकी नस्लें हैं या किसकी ब्रीड है? ये आपके बफेलो यानी भैंस की नस्लें हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से मुर्रा, सूरती और जाफराबादी मिलती है। देखो, मुर्रा की क्या बात है? ये आपके जो जयपुर संभाग है, इस संभाग के अंदर आपके मुर्रा नस्ल मिलती है भाई। जयपुर संभाग में कौन सी नस्ल मिलती है? मुर्रा भैंस की नस्ल मिलती है। इसकी खास बात क्या है? मुर्रा नस्ल का जो मूल स्थान है, ये मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है। कौन सा स्थान है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। तो ध्यान रखना इसका, मोंटगोमरी या मोंटगुमरी पाकिस्तान। मुर्रा नस्ल का मूल स्थान क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका मूल स्थान है। इसके दूध के अंदर अगर हम वसा की बात करें तो इसमें 7 से 8% दूध के अंदर वसा होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसकी बात है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। अगर सूरती की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपके उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर। उदयपुर के बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में आ जाता है आपका बांसवाड़ा। इस वाले क्षेत्र में आपके जो है सूरती नस्ल की भैंस मिलती है। ये भी दूध अच्छी मात्रा में देती है। जो जाफराबादी है, तो जाफराबादी कहाँ पर मिलती है? सीधी सी बात है, जाफराबादी आपके जो गुजरात से लगे हुए क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं भाई? गुजरात से लगे हुए जितने भी आपके ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में जाफराबादी नस्ल की भैंस मिलती है। तो ये देखो, मुर्रा, सूरती और जाफराबादी, ये 3 मुख्य रूप से आपके क्या है? भैंस है जो राजस्थान के अंदर मिलती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और इस चीज़ को आपको याद रखना है, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। ठीक है, संख्या कितनी है? 1,37,00,000 है, और 5.53% की वृद्धि हुई है। सब पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान में पहले स्थान पर कौन है भाई? बताओ कौन है? सोचो, मन में सोच लिया करो। जयपुर है, और सबसे कम कौन है? जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा देखो 3 मुर्रा, सूरती, जाफराबादी के अलावा भरना। भरना का मतलब भै से क्या है? भदावरी, रै से क्या है? नागपुरी, और रै से क्या है? रथ। ये तीनों भी क्या है? भदावरी, नागपुरी और रथ। ये तीनों नस्लें भी राजस्थान में मिलती है। तो ये मुख्य बात थी किसके बारे में? आपके भैंस के बारे में। अब तीसरा महत्वपूर्ण आ जाता है आपके, जिसका नाम है भेड़। भेड़ जो है राजस्थान के अंदर बहुत ग्रेटेस्ट आपके जो है वाइल्ड लाइफ पशुधन है, क्योंकि भेड़ ही एक ऐसी है जो आपको ऊन के उत्पादन के अंदर राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर 1 नंबर करती है। आपको जानकर ताजुब होगा, हम लगभग 34.40% ऊन का उत्पादन अकेले करते हैं, और राजस्थान ऊन के उत्पादन में पूरे भारत के अंदर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये प्राउड की बात है ना भाई। कोई भी चीज़ होती है तो उसकी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये सबसे अच्छी बात होती है। तो देखो, अगर हम बात करें भेड़ की पूरे भारत की, तो पूरे भारत में तेलंगाना जो कि सबसे नवीनतम राज्य बनाया गया था हमारा, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2013-14 में, तो ये तेलंगाना जो है इसमें ये 1 नंबर पे है। सेकंड पे आपके आंध्र प्रदेश है, थर्ड पे आपका कर्नाटक है, और नंबर 4 पे आपके राजस्थान है। यानी राजस्थान का स्थान भेड़ के मामले में कौन सा है? चौथा स्थान है।
भेड़ के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? राजस्थान का स्थान चौथा स्थान है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं। राजस्थान का स्थान कौन सा है? नंबर 4। आगे देखते हैं, हम बात करें 19वीं पशु गणना की और 20वीं पशु गणना की। क्योंकि इन दो गणनाओं की बात तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। अगर इन दो गणनाओं की बात हम नहीं करेंगे तो यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे साथी बैकफुट पे हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी किसी भी तरीके से बैकफुट पे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बैकफुट पसंद नहीं है किसी भी करके, ठीक है। तो देखो 34.40% जो है आपके ऊन का उत्पादन करता है राजस्थान, और राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है। इसी कड़ी के अंदर जब हम आगे देखते हैं तो देखो राजस्थान का स्थान कौन सा आया? 4th। तो इस बात को याद रखिएगा, राजस्थान का स्थान 4th है। 19वीं अगर पशु गणना की बात करें, 19वीं पशु गणना की अगर हम बात करें और 20वीं पशु गणना की हम बात करें, तो दोनों की बात करना बहुत जरूरी है भाई। 19वीं पशु गणना की बात करें तो इस समय 91 लाख क्या थी? आपके भेड़ों की संख्या थी राजस्थान में। अगर 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु गणना के अनुसार आपके 79 लाख जो है आपके भेड़ों की संख्या राजस्थान के अंदर आ गई। यानी 91 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ में केवल 9 लाख कम है 19वीं गणना में। 20वीं की बात करें तो 79, यानी वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? देखो गाय के अंदर वृद्धि हुई थी और भैंस के अंदर भी वृद्धि हुई थी, लेकिन भेड़ के अंदर क्या हो गई मेरे प्यारे साथी? कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कमी कितना परसेंट है? ये है 12.95%। कितना है भाई? 12.95%, लगभग 12.95%। यानी मोटा मोटा आप कह सकते हो कि 13% जो है आपके भेड़ों की संख्या के अंदर क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये तो सोचनीय विषय है कि नहीं है भाई? बिल्कुल सोचनीय विषय है। अब हम भेड़ों की अगर हम बात करें तो राजस्थान का स्थान तो चौथा है, और राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक अगर हम बात करें, सर्वाधिक भेड़ आपके कहाँ मिलती है और न्यूनतम भेड़ आपके कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना, भेड़ों को चराने वाला कौन होता है? बाबा होता है। कौन होता है भाई? भेड़ों को कौन चराता है? बाबा चराता है। तो बा का मतलब बाड़मेर और बा का मतलब बांसवाड़ा। यानी सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर मिलती है? आपके बाड़मेर में मिलती है भाई, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ मिलती है। और न्यूनतम भेड़ की अगर आप बात करो तो बाबा चराता है। तो एक बा का मतलब बाड़मेर हो गया, तो दूसरा बा का मतलब क्या होगा? बांसवाड़ा होगा। क्या होगा भाई? बांसवाड़ा। बात समझ में आ गई होगी आपको कि भेड़ की संख्या सर्वाधिक आपके बाड़मेर में है और न्यूनतम आपके बांसवाड़ा के अंदर है। इस बात में कोई डाउट, कोई नानुकुर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बात थी जो आपको पता होना चाहिए। और यही भेड़ है जिसके माध्यम से हम ऊन के उत्पादन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है परचम लहराते हैं हमारा, ठीक है। तो ये कुछ खास बात थी भेड़ के बारे में। अब हम बात करें आगे भेड़ के बारे में। तो भेड़ के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको मोटे तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ भेड़ के लिए, कि ये हमारा क्या है? राजस्थान है, रंगीला राजस्थान, ठीक है ना। ये आप यूँ मत करना कि ये क्या मैप बनाते हो भाई। ये मैप जो है नोट ऑन स्केल, यानी पैमाने के ऊपर आधारित नहीं है, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए है मोटा मोटा तौर से। तो देखो यहाँ पर जो आपके ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक भेड़ मिलती है जिसका नाम है नाली। क्या नाम है भाई? नाली नस्ल की भेड़ मिलती है। उसके जस्ट नीचे बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक भेड़ की नस्ल मिलती है जिसका नाम है पूगल। क्या नाम है? पूगल। उसके बाद में बीकानेर के जस्ट नीचे एक भेड़ की नस्ल और मिलती है जिसका नाम है मगरा, ठीक है ना। तो ये बीकानेर वाले क्षेत्र में पूगल और मगरा मिलती है, और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में नाली मिलती है। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में यहाँ पर एक नस्ल मिलती है जिसका नाम है चोकला। क्या नाम है भाई? चोकला। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नस्ल मिलती है सोनाड़ी, जो भी आरएएस मुख्य परीक्षा के अंदर पूछी गई थी, सोनाड़ी क्या है, ठीक है। उसके बाद में मध्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर टोंक के आसपास जो है यहाँ पर मालपुरा में एक नस्ल मिलती है जिसका नाम है मालपुरी नस्ल। क्या नाम है भाई? मालपुरी नस्ल। और मालपुरी नस्ल मुख्य रूप से कौन से जिले में मिलती है? टोंक जिले में मिलती है। इसके अलावा नागौर के आसपास यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक नस्ल मिलती है जिसका नाम है खेरी। क्या नाम है भाई? खेरी। और खेरी मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? नागौर के आसपास मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर देखें हम पश्चिमी राजस्थान में, तो यहाँ पर एक नस्ल मिलती है जिसका नाम है मारवाड़ी, जो कि पूरे मारवाड़ी मुख्य रूप से जोधपुर के अंदर ये नस्ल मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर एक नस्ल मिलती है जिसका नाम इस जिले के नाम पर ही है, जिसका नाम है जैसलमेरी नस्ल। क्या नाम है भाई? जैसलमेरी। तो ये प्रमुख नस्लें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी नाली, पूगल, मगरा 3, चोकला 4, खेरी 5, मालपुरी 6, सोनाड़ी 7, जैसलमेरी 8 और मारवाड़ी 9। अगर भेड़ की नस्लों की बात करें तो ये 9 नस्ल जो है आपकी मुख्य रूप से मिलती है भाई। ये 9 नस्ल क्या है? मुख्य रूप से मिलती है। और कितनी नस्ल है ये 9 नस्ल है। 9 नस्लें हैं जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से मिलती है। और इन्हीं की देन है कि राजस्थान जो है आपके ग्रेटेस्ट है किसके प्रोडक्शन में? आपके ऊन के प्रोडक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हुई किसके बारे में? आपके भेड़ के बारे में,
ठीक है। अब जो है हम एक एक भेड़ के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक भेड़ के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं भेड़ के बारे में, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, भेड़ के बारे में कुछ बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं, वो ध्यान रखिएगा। भेड़ की अगर हम बात करें तो इस भेड़ से जो राजस्थान सरकार के अंदर कमाई होती है वो लगभग सालाना 120 करोड़ रुपए की कमाई होती है। कितनी होती है भाई? 120 करोड़ रुपए की इनकम होती है सालाना आपके राजस्थान गवर्नमेंट को, ठीक है। और आप जानते हो इस भेड़ के माध्यम से लगभग राजस्थान के 2 लाख परिवारों को, कितने परिवारों को भाई? राजस्थान के लगभग 2 लाख परिवारों को, 2 लाख परिवारों के 20 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, ठीक है ना। इसलिए व्यक्तियों को क्या मिलता है भाई? रोजगार मिलता है। इसलिए अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2 लाख परिवारों के 20 लाख लोगों को भेड़ के माध्यम से रोजगार मिलता है और राजस्थान को लगभग 120 करोड़ रुपए की कमाई होती है इस भेड़ के माध्यम से। ये बात समझ आ रही है ना आपको? तो ये कितनी बड़ी बात है ये। अगर हम बात करें इसके बारे में, भेड़ व ऊन विकास परियोजना के बारे में, भेड़ व ऊन विकास परियोजना, भेड़ व ऊन विकास परियोजना, तो ये जो भेड़ और ऊन विकास परियोजना है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो परियोजना है ये किसके द्वारा लगाई गई, यानी किसके द्वारा ये चलाई गई है, तो आप जानते हो एक आपके केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। क्या है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। और ये जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ये बोर्ड कहाँ पर है? ये बोर्ड आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है। इसीलिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर ने भेड़ व ऊन विकास परियोजना चलाई है। और ये कौन से क्षेत्र में चलाई गई है? ये आपके नागौर और जोधपुर के लिए चलाई गई है, नागौर और जोधपुर के लिए चलाई गई है। और इसी नागौर जोधपुर के क्षेत्र की लगभग 2 लाख जो भेड़ है उनका संरक्षण किया जाएगा। 2 लाख भेड़ों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। तो इस योजना को आप ध्यान रखिएगा, भेड़ व ऊन विकास परियोजना। ये जो परियोजना है ये आपके केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के द्वारा चलाई गई है और नागौर और जोधपुर में लगभग 2 लाख भेड़ों का संरक्षण करने के लिए चलाई गई है। साथियों, आज के लिए इतना ही है। इसके आगे का बिंदु जो है कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बेहतर रूप से इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। और कल इसकी जितनी भी योजनाएं हैं आपके भेड़ से रिलेटेड, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में भेड़ की प्रत्येक जो नस्ल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को लगातार आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।